जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया पहले इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे की कहानी। जब सुबह आदित्य उठा तो उसे घर में कजरी नहीं दिखी। उसने सोचा शायद कहीं बाहर गई होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफिस चला गया। लेकिन जब दिन ढलने लगा और कजरी का कोई अता पता नहीं चला तो उसकी मां साधना ने चिंता जताई, ये लड़की कहाँ चली गई। कुछ बताया भी नहीं। अमर ने कहा शायद अपने मायके चली गई होगी। लेकिन जब उन्होंने कजरी के मायके में फोन किया तो वहां भी कोई खबर नहीं थी। कजरी सचमुच गायब हो चुकी थी। आदित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह मन ही मन खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से चली गई, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। वह अपनी तरक्की का जश्न मनाने में मस्त हो गया। दोस्तों के साथ बाहर घूमता, ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली करता और कजरी को पूरी तरह भूल गया। लेकिन कजरी का जाना सिर्फ एक शुरुआत थी। वह कहाँ गई ये रहस्य बन गया। कजरी के जाने के बाद आदित्य की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसे उसकी अनुपस्थिति का 1% भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा वह खुश था जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। कजरी को गए हुए अब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में आदित्य ने उसे एक पल के लिए भी याद नहीं किया। कजरी के जाने के कुछ महीने बाद ही आदित्य ने अपने ऑफिस की एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रिया वही लड़की थी जिसकी तारीफ आदित्य हमेशा करता था। उसका रंग गोरा था, चेहरा मॉडल जैसा और बातों में एक मॉडर्न अंदाज। आदित्य को लगता अब यही मेरी असली जिंदगी है, मेरा सपना। प्रिया के साथ आदित्य की जिंदगी रंगीन थी। वो हर शाम दोस्तों के साथ बाहर जाता, प्रिया के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करता और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालता। वो प्रिया की तारीफों में डूबा रहता और प्रिया भी उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी की दीवानी थी। दोनों हंसी मजाक में खोए रहते और आदित्य सोचता अब तो मेरी जिंदगी परफेक्ट है। खूबसूरत बीवी, अच्छी नौकरी और शानदार जिंदगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी का दौर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। उसकी बर्बादी का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। सबसे पहले आदित्य को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। उसके माता पिता साधना और अमर एक सड़क हादसे में अचानक गुजर गए। ये खबर आदित्य के लिए किसी बिजली से कम नहीं थी। वो टूट गया। माता पिता ही वे लोग थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को हर कदम पर संभाला था। भले ही उसने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, उनकी मृत्यु ने आदित्य को अंदर तक हिला दिया। वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन उसका मन सुन्न था। वह रात रात भर जागता और सोचता माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं अकेला हूँ। प्रिया ने उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी जल्दी ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। वह आदित्य से कहती रोने से क्या होगा, जिंदगी तो चलती रहती है। लेकिन आदित्य का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह माता पिता की यादों में खोया रहता। उसे याद आता कि कैसे उसकी मां साधना ने कजरी को चुना था और कैसे उसने उनकी बात को ठुकराकर कजरी को ताने मारे थे। लेकिन फिर वह इन यादों को झटक देता और सोचता जो गया सो गया, अब मेरी जिंदगी प्रिया के साथ है। माता पिता के गुजरने के 1 महीने भी नहीं बीते थे कि आदित्य को एक और बड़ा झटका लगा। उसकी कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई और आदित्य की नौकरी चली गई। जिस मैनेजर के पद पर वह इतना इतराता था वह अब उससे छिन गया। कंपनी ने उसे एक छोटा सा पत्र दिया जिसमें लिखा था आपकी सेवाएं अब हमारी जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। आदित्य के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। आदित्य सोचता यह क्या हो गया, मैं तो मैनेजर था, सबकी तारीफ का पात्र था, अब मैं बेरोजगार कैसे हो गया। उसने तुरंत नई नौकरी की तलाश शुरू की। वह दिन रात इंटरव्यू देने जाता, अपने रिज्यूम को अपडेट करता, पुराने सहकर्मियों से मदद मांगता, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। कुछ कंपनियों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन लेटर मिलता, आपके पास अनुभव तो है लेकिन हमारी ज़रूरतें अलग हैं। यह जवाब आदित्य को बार बार सुनने को मिलता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचता मैं जो कभी ऑफिस का सितारा था, आज कोई मुझे नौकरी देने को भी तैयार नहीं है। 3-4 महीनों में आदित्य की जिंदगी और बिगड़ गई। साधना, जो पहले उसकी तारीफों में डूबी रहती थी, अब उससे तंग आने लगी। वो हर दिन आदित्य से झगड़ती कब तक ऐसा चलेगा आदित्य, तुम नौकरी ढूंढो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊंगी। वह चिल्लाते हुए कहती
साधना की अपनी नौकरी थी और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। उसे आदित्य का बेरोजगार होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती, तुम पहले जैसे थे आदित्य, अब तुम बस एक हारा हुआ इंसान हो। एक दिन जब आदित्य फिर से एक असफल इंटरव्यू से लौटा तो साधना ने उससे कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। उसने अपना सामान बांधा और आदित्य को छोड़कर चली गई। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साधना ने उसकी एक ना सुनी। तुम अब वही आदित्य नहीं हो जो मुझे पसंद था, उसने कहा और दरवाजा बंद करके चली गई। आदित्य अब पूरी तरह अकेला था। उसके माता पिता चले गए थे, उसकी नौकरी चली गई थी और अब उसकी दूसरी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। वह अपने छोटे से फ्लैट में अकेले बैठा रहता और उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे कुएं में डूबती जा रही थी। वह दिन रात सोचता, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। एक दिन जब आदित्य अपने पुराने सामान को साफ कर रहा था, उसे एक पुराना एल्बम मिला। उसने उसे खोला और उसमें उसे अपनी और कजरी की शादी की तस्वीर दिखी। तस्वीर देखते ही उसके दिल में जैसे बाढ़ आ गई। उसे वो दिन, वो वादे और वो मासूम मुस्कान याद आई और उसकी आंखें भर आईं। कजरी, अगर तुम होती तो शायद ये सब ऐसा ना होता, उसने रोते हुए कहा। कजरी उस तस्वीर में साधारण सी साड़ी में थी। उसका चेहरा नीचे की ओर था और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। आदित्य उस तस्वीर को देर तक देखता रहा। उसका मन अचानक भारी हो गया। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और मन ही मन बात करने लगा। कजरी, शायद तुम्हारे जाने से ही मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। शायद तुम्हारी कोई बददुआ लग गई होगी। शायद भगवान ने ही मुझे ये सजा दी है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कैसे वह कजरी को ताने मारता था, कैसे उसने पार्टी में सबके सामने उसका अपमान किया था और कैसे कजरी चुपके से चली गई थी। वह सोचने लगा, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा कजरी। मैंने सिर्फ तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारा दिल नहीं। अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा सम्मान दिया होता, थोड़ा सा प्यार दिया होता, तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी न होती। धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी और बिगड़ती गई। उसका घर, जो कभी सजा संवरा था, अब बिकने की कगार पर था। उसने सारी बचत खर्च कर दी और अब तो किराया देने तक के पैसे भी नहीं बचे। उसका फ्लैट बिक गया और उसे एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। उसका चेहरा, जो कभी हैंडसम और चमकदार था, अब सूख चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। वह अब वही आदित्य नहीं था जो कभी अपनी खूबसूरती पर इतरता था। वह एक साधारण इंसान बन गया था जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। वह अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठा रहता, पुरानी यादों में खो जाता। कजरी की चुप्पी याद आती, उसका अपमान याद आता और उसका जाना याद आता। मैंने उसे इतना दुख दिया और आज मैं खुद दुख में डूबा हूँ। उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो कमरे में बैठकर कजरी की तस्वीर को देखता और सोचता, शायद यही मेरी सजा है। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य के मन में जीने की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। वह अपनी जिंदगी दोबारा संवारना चाहता था। उसे लगता था, शायद अभी भी कुछ बाकी है, शायद मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। हर बार जब वह अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठता, उसका ध्यान उस पुराने एल्बम की ओर चला जाता जिसमें कजरी की तस्वीर थी। और वह तस्वीर अब सिर्फ तस्वीर नहीं रह गई थी, वह एक सबक थी, एक दर्पण थी जो उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती थी। कजरी की वह साधारण सी तस्वीर, शादी की साड़ी में, आंखें नीचे की ओर और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आदित्य को बार बार उसकी गलतियां याद दिलाती। वह सोचता, मैंने कजरी को कभी इंसान नहीं समझा। मैंने सिर्फ उसका रंग देखा, उसका दिल नहीं। मैंने उसे इतना सताया, इतना अपमानित किया। ये पछतावा अब उसकी आत्मा तक समा चुका था और उसी तस्वीर ने उसे एक नया नजरिया दिया कि अब वह कभी भेदभाव नहीं करेगा। हर इंसान को उसके दिल और आत्मा से देखेगा, न कि रंग रूप से। आदित्य अब एक सच्चा इंसान बनना चाहता था। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, काश कजरी एक बार मेरी जिंदगी में लौट आए और मुझे माफ कर दे। वह सोचता, अगर मैं कजरी से माफी मांग सकूं, अगर वह मुझे माफ कर दे तो शायद मेरी जिंदगी को एक नया मौका मिले। यह इच्छा अब उसके लिए एक मकसद बन चुकी थी। वो हर रात उस तस्वीर को देखता और मन ही मन कहता, कजरी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अब वही आदित्य नहीं हूँ। एक दिन आदित्य को पता चला कि शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट स्वाद भवन में मैनेजर की पोस्ट खाली है।
ये सुनकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी, यह मेरा मौका है। अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकता हूँ। वो अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर रिज्यूमे की एक कॉपी लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा। कई दिनों से वह भूखा था। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे जो शायद एक कप चाय के लिए भी काफी नहीं थे। उसका शरीर थकान से चूर था, चेहरा उदास और मुरझाया हुआ। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। वाह, स्वाद भवन की चमक दमक। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई जब वह ऐसे ही जगहों पर अपने दोस्तों और प्रिया के साथ हंसी ठिठोली करता था। उस वक्त वह एक शानदार मेहमान होता था, लेकिन आज वह एक नौकरी मांगने वाला साधारण इंसान था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, बालों को उंगलियों से संवारा और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल वाकई शानदार था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, टेबल्स पर साफ सुथरे मेजपोश और हवा में तैरती हल्की सी म्यूजिक। मेहमानों की हंसी और बातचीत की आवाजें पूरे रेस्टोरेंट को जीवंत बना रही थीं। आदित्य ने एक कोने की टेबल की ओर देखा। काश वहीं बैठ जाऊं, ज्यादा ध्यान न खींचे। लेकिन तभी उसने पास खड़े एक वेटर को देखा। वेटर ने उसकी हालत देखी तो दया से भर गया। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ और भूखा भी। वेटर ने नर्म लहजे में कहा, सर आप अंदर बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। धन्यवाद, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा और धीरे धीरे एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वह बार बार अपने रिज्यूमे को देख रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी? क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर पाऊंगा? तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक महिला खड़ी थी, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरी हुई। वह स्टाफ को निर्देश दे रही थी और सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। क्या ये तो कजरी है, लेकिन यह वही कजरी नहीं थी जिसे वह जानता था। अब वह एक आत्मविश्वासी, प्रोफेशनल महिला थी, ब्लैक सूट में, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में एक नई रोशनी। वह बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी, जैसे ये रेस्टोरेंट उसी का हो। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यही तो वही कजरी है जिसे मैं कभी काली कलूटी कहकर ताने मारता था। और आज देखो वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। उसने खुद की ओर देखा, फटे पुराने कपड़े, मुरझाया चेहरा, थका हारा शरीर। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसका मन पछतावे से भर गया। हिम्मत जुटाकर वह कजरी के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कजरी, तुम? कजरी ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह शांत हो गई। उसने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, हाँ आदित्य, मैं कजरी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक ठंडी सी शांति थी। आदित्य का गला रंध गया। उसने हाथ जोड़ लिए। कजरी, मुझे माफ कर दो, मेरी सोच उस वक्त बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें ताने मारे, अपमानित किया, मजाक उड़ाया। तुम्हारी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी नौकरी चली गई, माँ बाप चले गए, मेरा घर बिक गया, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं अब दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। कजरी, मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, जैसे वह कजरी के सामने पूरी तरह समर्पण कर रहा हो। कजरी ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही नफरत। वह शांत थी, जैसे वह इस पल के लिए पहले से तैयार थी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, तुम्हारा प्यार कितना छोटा था, तुम्हारी सोच कितनी छोटी थी। तुमने मुझे सिर्फ मेरे जिस्म के रंग तक देखा। तुमने कभी मेरे अंदर की आत्मा को नहीं झांका। आज तुम खुद को देखो, तुम कहाँ खड़े हो, और मुझे देखो, मैं आज एक स्वतंत्र महिला हूँ। आदित्य ने फिर से माफी मांगी। उसने कहा, कजरी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मैं अब वही आदित्य नहीं हूँ जो तुम्हें ताने मारता था। मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। बस मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसका चेहरा पछतावे से भरा था। वह बार बार कजरी की ओर देख रहा था, जैसे उसे एक आखिरी मौका चाहिए हो। कजरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था।
मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उसकी बातों में एक शांति थी, एक आत्मविश्वास था जो आदित्य को और भी शर्मिंदगी महसूस करा रहा था। उसने पूछा, कजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी बदल गई हो। कजरी ने शांत स्वर में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, जब मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई थी तब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाऊंगी। मैं अपने मायके नहीं गई क्योंकि मुझे डर था कि वहाँ भी मुझे अपमान सहना पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम किया। दिन रात मेहनत की और साथ ही पढ़ाई भी पूरी की। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में दाखिला लिया और होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे मैं इसी रेस्टोरेंट की मैनेजर बन गई। वह बोली, मैंने सीखा कि खूबसूरती रंग में नहीं, आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। मैंने अपनी जिंदगी को अपने दम पर बनाया। आज मैं न सिर्फ आत्मनिर्भर हूँ बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी हूँ। उसकी बातों में एक गर्व था, लेकिन वह घमंड नहीं था। यह उसकी मेहनत का गर्व था। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती अब उसके आत्मविश्वास में थी, न कि उसके रंग में। आदित्य ने कजरी की बातें सुनी और उसका मन और भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा खजाना खो दिया था। उसने कहा, कजरी, तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और आज तुम इतने ऊंचे मुकाम पर हो। मैं तो बस एक हारा हुआ इंसान हूँ। कजरी मुस्कुराई और बोली, आदित्य, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करो, मेहनत करो और एक अच्छा इंसान बनो। उसने एक गिलास पानी मंगवाया और आदित्य को देते हुए कहा, तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, लेकिन ये मेरी दया नहीं है, ये तुम्हारा मौका है। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कजरी उसे इतना बड़ा मौका दे रही है। उसने तुरंत कहा, कजरी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। कजरी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है आदित्य, तुम्हारा इंटरव्यू कल सुबह होगा, तैयार रहना। अगले दिन आदित्य ने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। उसने अपनी सारी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। कजरी ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी मेहनत से प्रभावित हुई। उसने आदित्य को रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दे दी। यह आदित्य के लिए एक नई शुरुआत थी। वो कजरी के अधीन काम करने लगा और उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो रेस्टोरेंट के काम में पूरी तरह डूब गया। मेहमानों की खातिरदारी करता, स्टाफ को निर्देश देता और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आदित्य के मन में पुरानी आदतें फिर से जागने लगीं। वो कजरी की उदारता को देखकर धीरे धीरे मनमानी करने की कोशिश करने लगा। वह सोचता, कजरी ने मुझे माफ कर दिया है तो शायद वह मुझसे फिर से प्यार करने लगेगी। वो कजरी के आसपास ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता। कभी वह उससे बेवजह बातें करता तो कभी उसकी तारीफ करने लगता। कजरी, तुमने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से संभाला है, तुम सचमुच कमाल हो। लेकिन कजरी उसकी इन बातों को हल्के में लेती। वह शांत रहती और कहती, आदित्य, तुम अपना काम करो। मैंने तुम्हें नौकरी दी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई और रिश्ता चाहती हूँ। फिर भी आदित्य के मन में एक उम्मीद बनी रहती। वह सोचता, शायद एक दिन मैं कजरी को मना लूंगा, शायद वह मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। वह दिन रात इसी उम्मीद में जीता था। वह कजरी को देखता, उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को देखता और पछतावे से सोचता, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। अगर मैंने उस वक्त इसका दिल देखा होता तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। लेकिन अब कजरी एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई थी। वह आदित्य के लिए सिर्फ सहानुभूति रखती थी, प्यार नहीं। उसने आदित्य को नौकरी दी थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे। कजरी यह भी स्पष्ट कर चुकी थी कि वो उसके साथ कोई नया रिश्ता नहीं चाहती। आदित्य को उसकी माफी और नौकरी ने एक नया मौका तो दिया था, लेकिन उसका दिल नहीं। आदित्य अब रेस्टोरेंट में काम करता था और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता, पर अंदर ही अंदर वो यही सोचता रहता, शायद एक दिन कजरी का दिल जीत लूंगा। दूसरी ओर कजरी अपनी स्वतंत्र और आत्मविश्वास भरी जिंदगी में खुश थी। उसने आदित्य को माफ कर दिया था, लेकिन वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी।
आदित्य की उम्मीद और कजरी की स्वतंत्रता, यही इस कहानी का अंतिम रंग था। एक ऐसा अंत जहां दोनों अपनी अपनी राहों पर थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सिर्फ एक सबक बनकर रह गए।